नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में और डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के सीरीज में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षाओं के लिए के दृष्टि से हम देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा जापान ने की। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, 2008 में हस्ताक्षरित भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन गलत हैं? ठीक है, गलत कथन को आपको बताना है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट देखेंगे आप तो दोनों में कंट्रोवर्सी है। यानी एक जगह यहाँ पर जापान है और एक जगह यहाँ भारत और अमेरिका है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में से कोई एक कथन गलत होगा। तो इसका पहला जो है गलत है, पहला कथन गलत है, चूँकि परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को जापान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने समाप्त करने की घोषणा की है। और 2008 में हस्ताक्षरित भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था। ये कथन सही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? गलत कथन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थानों जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी जिसे हम शॉर्ट में बार्क बोलते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL पर अमेरिकी संस्था सूची से प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग के लिए द्विपक्षीय समझौता अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए इसे 123 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते का उद्देश्य भारत के विरुद्ध 3 दशकों से चली आ रही प्रौद्योगिकी निषेध व्यवस्था को समाप्त करना तथा भारत के परमाणु पृथक्करण को समाप्त करना है। इसने भारत के लिए अमेरिका और शेष विश्व के साथ समान साझेदारी के रूप में असैन्य परमाणु सहयोग के द्वार प्रशस्त किए हैं। यानी भारत जो है अब शेष विश्व के साथ साथ अमेरिका के साथ भी जो असैन्य परमाणु सहयोग जो है कर सकता है। यानी बम नहीं बना सकता है। यानी परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम सैन्य अभियान में नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा हम ऊर्जा के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इसका रास्ता खुल गया है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में हुआ था। 2008 में हस्ताक्षरित भारत अमेरिका परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच प्रदान की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाना था, जिससे भारत को अमेरिका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह देशों से परमाणु प्रौद्योगिकी एवं ईंधन तक पहुंच मिल सके। इस समझौते में भारत के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं,
विखंडनी पदार्थ कटौती संधि FMCT पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत जब इस पर हस्ताक्षर करेगा, इन दोनों पर FMCT और CTBT दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और ये जो प्रतिबंध हटाने का बाद बात जो है अमेरिका ने किया है, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों पर जब भारत हस्ताक्षर करेगा तभी प्रतिबंध हटेगा। इसके भारत के हस्ताक्षर किए बिना भी ये प्रतिबंध हटेगा, समझौता लागू होगा। ठीक है। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु सहयोग का महत्व क्या है? महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल। इसका मुख्य उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और परमाणु घटकों के संयुक्त विनिर्माण को सक्षम बनाना है। इससे भारत में अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की स्थापना में सुविधा होगी तथा आपसी सहयोग बढ़ेगा। भारत द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर बल दिया गया है और हल्के जल रिएक्टर LWR यानी लाइट वाटर रिएक्टर्स में सहयोग होगा। इसका सामरिक महत्व क्या है? तो अमेरिकी प्रतिबंध सूची से भारतीय संस्थानों को हटाने से परमाणु समझौते को नई गति मिलने की संभावना है, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि होगी। ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य। भारत और अमेरिका अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग के साथ अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के इच्छुक हैं। परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों के लिए एक विश्वसनीय और कम कार्बन वाला विकल्प प्रदान करती है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसके जरिए जो है तकनीकी उन्नति भी होगी। अमेरिका के साथ सहयोग से भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त हो सकती है, जिससे उसके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता और सुरक्षा बढ़ सकती है। इससे परमाणु विज्ञान में नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार के रूप में एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोटक के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उसे हम परमाणु हथियार बोलते हैं। ठीक है। और ये दो सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन। परमाणु विखंडन जो है के सिद्धांत पर परमाणु बम बनता है और परमाणु संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनता है, जिसके द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, यहाँ तक कि लाखों लोगों को मारने के काम में आ सकता है और प्राकृतिक, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 ने अमेरिका द्वारा पहली और आखिरी बार इसका इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, वो किस दिनांक को गिराया था और उनका नाम क्या था? चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, फैट मैन एंड लिटिल बॉय। अब आपको बताना है कि पहले फैट मैन गिरा या लिटिल बॉय गिरा। ठीक है। परमाणु हथियार अप्रसार संधि यानी NPT 1970 परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। और इसके सदस्य देश क्या है कि 191, जिसमें 5 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, चीन। ये 5 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक का उपकरण का निर्माण और विस्फोट किया गया।
आइए CTBT के बारे में देख लेते हैं। CTBT क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। किसी के भी द्वारा यानी किसी भी जगह पृथ्वी की सतह पर या वायुमंडल में या पानी के नीचे या भूमिगत पर परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है, चाहे वह सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया हो। तो ये CTBT संधि संगठन है। वर्ष 1996 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के से अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त हुई। तथ्य यह है कि संधि को कई देशों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। यही मुख्य कारण है कि इसे अपनाए जाने के बावजूद अभी तक यह लागू भी नहीं हो पाया है। अब परमाणु हथियार को जानें। परमाणु हथियार होता क्या है? कि परमाणु हथियार सामूहिक विनाश हथियार होते हैं, विनाश के लिए हथियार होते हैं। हथियार न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, जैसा कि अभी बताया ही, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। तो जो परमाणु बम है न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी एक एटम टूट करके दो एटम में बदलता है और इसमें एनर्जी मुक्त होती है। तो वहीं जो हाइड्रोजन बम है न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है और ये दो एटम मिल करके एक परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में खोजी गई नई खोजों के साथ चिली लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। ठीक है, लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सेल फोन, कम्युनिकेशन और परमाणु ईंधन तक कई उद्योगों में किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो है केवल दो कथन सही है, क्योंकि चिली यहाँ पर ना होकर के चीन होगा, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट भंडार वाला लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। और लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सेलफोन, कम्युनिकेशन और परमाणु ईंधन तक कई उद्योगों में किया जाता है, ये आप जानते होंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चीन ने तिब्बत में सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है। इसी के साथ चीन अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखने वाला देश बन गया है। लिथियम भंडार के मामले में चीन के आगे सिर्फ चिली है, यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा चिली है, फर्स्ट नंबर पे चिली है और सेकेंड नंबर पे हमारा चाइना है। ठीक है, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बोलीविया से आगे निकल गया है। यानी ये पहले जो है सेकेंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया थे, फिर अर्जेंटीना थे और बोलीविया थे, लेकिन अब चीन दूसरे स्थान पर आ गया है लिथियम भंडार के मामले में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की है। लिथियम का परिचय देख लेते हैं। लिथियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम Li बोलते हैं, जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नरम और चांदी जैसा सफ़ेद धातु होता है। इसकी निकासी जो होती है और भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पुलों के सौर वाष्पीकरण द्वारा। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लिथियम का जो भंडार है और निकालने की तकनीक है वो क्या है, तो ब्राइन पुलों के सौर वाष्पीकरण द्वारा।
अथवा अयस्क के हार्ड रॉक निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? आजकल देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो है सरकारें, विभिन्न देशों की सरकारें जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। तो उसके लिए क्या हो रहा है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। लिथियम ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल आदि की बैटरी के इस्तेमाल में होने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसी से था। इसका उपयोग एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने और उसकी क्षमता में सुधार करने और उन्हें हल्का बनाने के लिए भी किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच यानी आर्मर बनाने के लिए भी किया जाता है। एल्युमिनियम और लिथियम मिश्र धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेनों में भी किया जाता है। तो इसके उपयोग थे। भारत में लिथियम के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर में देखा आप लोगों ने 5.9 मिलियन जो है लिथियम भंडार पाया गया था। प्रारंभिक सर्वेक्षण में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में सर्वेक्षण की गई भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार का पता चला है। अन्य संभावित साइटें क्या क्या हैं? राजस्थान है, बिहार है और आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट है। तो मीका बेल्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पेग्मेटाइट बेल्ट और गुजरात के कच्छ का रण, ये सब जो है लिथियम के भंडार वाले क्षेत्र हैं भारत में। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, लिथियम ट्रायंगल के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं वो क्या क्या है? तो साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर 3 देश हैं जो लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें चिली जो है फर्स्ट नंबर पे है और बोलीविया और अर्जेंटीना, ये तीनों मिल करके लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो इसे हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इस नक्शे में आप देखें तो ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका का पूरा मैप और इसी में ये है चिली और ये है बोलीविया और ये है अर्जेंटीना, ये तीनों मिल करके लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन से लगती है। ताजिकिस्तान भी होगा। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो भारत और तालिबान के बीच जो पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता जो है वो अफगानिस्तान में नहीं हुई बल्कि सऊदी अरब के यूएई में हुई। ठीक है, यूएई के सऊदी अरब में हुई। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन सही है। वैश्विक भू राजनीति मंच के बीच भारत के विदेश सचिव ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। यह भारत के राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों को सुरक्षित करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के साथ भारत की सर्वोच्च वैचारिक वार्ता है। मानवीय सहायता का विस्तार। भारत ने मानवीय सहायता के साथ भागीदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अब तक भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयाँ, भूकंप सहायता, कीटनाशक, पोलियो, कोविड-19 वैक्सीन की खुराक, स्वच्छता किट, सर्दियों के कपड़े और स्टेशनरी वहां पर भेजी है। दोनों देश खेल के सहयोग में भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो दोनों पक्षों ने खेल सहयोग, विशेषकर क्रिकेट में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की, जो अफगानिस्तान के युवाओं के लिए महत्व रखता है। चाबहार बंदरगाह
दोनों पक्षों ने व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों तथा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह को एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या हैं? अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया तथा विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। हाल ही में हुए भारत अफगानिस्तान वार्ता के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, तो उनकी हम बात करें तो वो कारक हैं: परिवर्तित वैश्विक गतिशीलता, तालिबान पाकिस्तान में बदलाव। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तान कभी तालिबान का सहयोगी था, अब तालिबान के लिए तनाव का स्रोत बन गया है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों अलग अलग जो है ज़मीन की मांग कर रहे हैं। कुछ एरिया तालिबान चाहता है कि वो मेरे कब्ज़े में रहे और पाकिस्तान चाहता है कि पूरा जो है पाकिस्तान मेरे कब्ज़े में रहे। तो इसमें तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये एक कारक है। भारत को अफगानिस्तान में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए तालिबान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ईरान की भागीदारी क्या है? ईरान को झटका तब लगा जब इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और ईरान पर आतंकवादी हमले शुरू कर दिए। तो ईरान का भी एक तरफ जो है मामला दिख रहा है, प्लस तालिबान और पाकिस्तान का मामला दिख रहा है। ये सब कारक हैं। रूस का नामकरण परिवर्तन। रूस और यूक्रेन में अपने युद्ध को लेकर उलझा हुआ है और तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी उनकी वापसी हो गई है, बनने वाले हैं, राष्ट्रपति हैं नहीं, पूर्व में राष्ट्रपति थे। इस बात की चिंता है कि अमेरिका तालिबान के साथ पुनः संपर्क स्थापित कर सकता है और भारत इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में अफगानिस्तान के किसी भी घटनाक्रम में उसके हित बने रहें। चीन तालिबान के साथ राजदूतों का आदान प्रदान करके अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा है। ठीक है, भारत के लिए अफगानिस्तान में आगे का रास्ता क्या होगा? दुबई में बैठक का समय इन कई गतिशील मुद्दों द्वारा निर्धारित किया गया जिन्होंने खेल की स्थिति को परिभाषित किया। अनिवार्य रूप से भारत को तालिबान के साथ जुड़ाव के केंद्र में रखा गया है। अफगानिस्तान में भारत की मुख्य चिंता यह रही है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पनपना नहीं चाहिए और सभी अनुमानों के अनुसार सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि महिलाओं के अधिकारों को कुचल दिया गया है, जिससे भारत को बहुत परेशानी भी हुई है। तालिबान ने अब तक भारतीय हितों और दूतावास परिसर सहित सुविधाओं के लिए सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित की है और उन्होंने कहा है कि वे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से लड़ रहे हैं, जिससे भारत भी सावधान है। भारतीय अधिकारियों के साथ पहली बैठक से ही तालिबान ने इस बात को रेखांकित किया है कि मानवीय सहायता और विकास परियोजनाओं की बात करें तो भारत की मदद का स्वागत है। 2021 की बैठक में तालिबान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की परियोजनाएं, जिनका पिछले 20 वर्षों में अनुमानित मूल्य लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बेहद उत्पादक रही है और वे चाहेंगे कि भारत जो है आगे भी अफगानिस्तान में निवेश करता रहे। और ये है अफगानिस्तान की स्थिति, आप देख सकते हैं। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इधर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से एक तरफ बाउंड्री सीमा साझा करता है। इधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये जो पोर्टल है गरुड़ाक्षी पोर्टल,
ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये वन्य जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए है, गरुड़ाक्षी पोर्टल। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो कर्नाटक के वन विभाग ने वन्य जीवों और वनों से संबंधित मामलों में ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी नामक एक प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली पायलट आधार पर बेंगलुरु शहरी, भद्रावती, सिरसी और माले महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य प्रभागों में लागू की जाएगी। इसका जो पंजीकरण है वो अनिवार्य होगा। कार्यान्वयन के बाद गरुड़ाक्षी पोर्टल का उपयोग करके FIR दर्ज करना अनिवार्य हो जाएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है ये देखें। तो विरासत मामला पंजीकरण मॉड्यूल पुराने मामले के रिकॉर्ड को संभालता है। वन अपराध ऑनलाइन पंजीकरण वन संबंधी अपराधों के पंजीकरण की सुविधा है, यानी जो भी वन्य जीव से संबंधित शिकायतें होंगी उसको हम ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। और इसका स्वचालन होगा। विभिन्न रिपोर्टों और शिकायतों के लिए स्वचालित रूप से प्रारूप तैयार करता है। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी WTI के साथ इसे विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम कर्नाटक में टिकाऊ वन प्रबंधन और वन जीव संरक्षण को बढ़ावा देता है। इस पहल का उद्देश्य वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियमों के तहत वन अपराध मामलों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना तथा पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण में योगदान देना है। कानूनी ढांचा क्या है? वन एवं वन जीव संरक्षण कानूनों के अंतर्गत मामलों के समाधान में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, और एक अधिनियम भी पारित किया गया था वन जीव संरक्षण के लिए जो 1972 का है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतीश नंदी कौन थे? तो प्रीतीश नंदी के बारे में दो चीज पहले तो हो गया कि ये दिवंगत हैं, यानी कि इनका निधन हुआ है। ये पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। अब उनके बारे में पूछा जा रहा है ये कौन थे? तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे। वरिष्ठ कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और पत्रकार प्रीतीश नंदी का 73 वर्ष की आयु में दक्षिण मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई और शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रीतीश नंदी ने अपने जीवन काल में पद्मश्री 1977, कर्मवीर पुरस्कार 2008 और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार 2012 सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए। प्रीतीश नंदी शिवसेना के पूर्व राज्यसभा सदस्य और पशु अधिकारों के पैरोकार भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में कविता की लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं और बंगाली, उर्दू और पंजाबी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। वहीं प्रीतीश नंदी का जन्म बिहार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के भागलपुर में। और उनकी शिक्षा लारू मार्टिनियर कॉलेज कोलकाता से हुई थी। ये हैं प्रीतीश नंदी जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। 23वां दिव्य कला मेला 9 से 19 जनवरी के मध्य, ये 25 होगा, 24 लिखा है, तक अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत गैर कानूनी सामाजिक जन समुदाय विभाग द्वारा राष्ट्रीय जन वित्त और विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है। ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, माध्यम से किया जा रहा है। इस मेले में देश भर के अनैतिक कारीगरों के ढांचे और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा।
यह प्रोग्राम प्रोजेक्ट को देश के विभिन्न आदर्शों से लेकर बेहतरीन मूर्तियों की प्रदर्शनी का अनुभव प्रदान करता है। इस मॉडल में करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 कलाकार अपनी मूर्तियों व कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, अन्य प्रदर्शन कलाओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके तहत रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। यह नौकरी पेशा वाले सामान्य जन को स्टॉक से जुड़ने में मदद भी करता है। दिव्य कला में अर्थशास्त्रियों की दिशा में एक पहल है। यह कार्यक्रम उनके डिजाइन और कौशल के प्रदर्शन तथा विपणन के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है, जो कि गुजरात में होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 ये ब्रिटेन में हुआ। आइए देखते हैं। यह है अनाहत सिंह, जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय ब्रिटिश स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता में महिलाओं की अंडर 17 वर्ग में मिस्र की अमीरा अलकारासी को हराकर जीत लिया। यानी उपविजेता कौन रही? मिस्र की अमीरा अलकारासी, इन्हें हराया है। पिछले साल अनाहत अंडर 17 वर्ग में मिस्र के नादियान एलहमी से फाइनल में हार गई थी। गर्ल्स वर्ग में 2025 अंडर 17 आयु वर्ग का खिताब ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2019 में अंडर 11 और 2023 में अंडर 15 का खिताब भी जीता था। अनाहत सिंह के लिए 2024 काफ़ी सफल रहा। पिछले साल उन्होंने 9 PSA प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर खिताब भी जीता था। 2024 में किसी महिला स्क्वैश खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चैलेंजर का खिताब भी मिला। 2024 में अनाहत सिंह ने अपने करियर में पहली बार महिला PSA रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाई और वह वर्तमान में सीनियर रैंकिंग में दुनिया की 22वें नंबर की खिलाड़ी हैं। वहीं ब्रिटिश जूनियर ओपन का 2025 संस्करण 2 से 6 जनवरी 2025 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। आइए आज के सेशन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना बेड़े में किसे शामिल किया गया है? तो INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागशीर या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागशीर को बुधवार को नौसेना की गोदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बल में शामिल किया, यानी नौसेना में शामिल कर लिया गया। आइए देखते हैं INS सूरत के बारे में। यह एक दुनिया के विध्वंसक जहाज़ों में शुमार है। कौन? INS सूरत। INS सूरत 15B श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक जहाज़ों में शुमार है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है, जो अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। INS नीलगिरी के बारे में देखते हैं, जो कि ये समुद्र में लंबे समय तक रह सकता है। INS नीलगिरी 17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का एक पहला जहाज है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसे बढ़ी हुई क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक रहने व स्टील्थ युक्त उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है।
फ्रांसीसी नौसेना के सहयोग से वागसीर का निर्माण हुआ है। तो वागसीर किसके सहयोग से बना है? फ्रांसीसी नौसेना के सहयोग से। आइनस वागसीर P-17 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। आइनस वागसीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। तो वागसीर फ्रांसीसी नौसेना के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में देखा, आइनस सूरत, आइनस नीलगिरी और आइनस वागसीर। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके का वीडियो आप चाहते हैं या इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ और आपका सजेशन हो कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का कष्ट करें, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और क्या बेहतर हो सकता है हम उसको सुधार कर सकें। हो सकता है वीडियो आपको बहुत लंबी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा लग रहा हो, बट इसे आप इंटरनेशनल रिलेशन या मेंस के पर्सपेक्टिव से या परीक्षा की दृष्टि से आप इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आप उससे संबंधित पूरी तरीके से जानकारी हासिल करने में असहज होंगे। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा भले ही वीडियो लंबा हो, लेकिन ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका सुझाव तहे दिल से स्वीकार है, और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम ये हमेशा आता रहेगा। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बेहतर कंटेंट दिया जाए और MCQ के माध्यम से उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाए। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।